बॉडी में डैमेज करती है, उसको स्कैवेंज यानी उसको खत्म करने का काम करती है। अच्छा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको यूज करना है तो करना चाहिए। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्किन को ब्यूटीफाई करना चाहेगा अपने हार्ट की कॉस्ट पे। क्या कहते हैं इस बारे में आप? जी। अभी आपने बोला कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके और फ्री लीजिए, पर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर को कंसल्ट करने से बेहतर केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, या यूट्यूब वगैरह पे देखकर या गूगल पर देखकर कि मुझे ये हो रहा है या मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं कौन सी मेडिकेशंस लूँ। वहाँ केमिस्ट के पास जाके वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप ये बताएं। ये तो इसका आंसर सभी को पता है कि जिस व्यक्ति को उसके बारे में पता ही नहीं है वो उसके बारे में क्या बताएगा। आपने सुनी सुनाई बात पे आप फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी सुनी सुनाई बात पे फॉलो कर रहा है। और आप केमिस्ट से अगर आप कोई दवाई लेना चाहते हैं तो केमिस्ट का मोटिव है दवाई बेच करके पैसा कमाना, तो वो तो डेफिनेटली वही सलाह देगा ना जिसमें उसकी ज़्यादा दवाई बिके और ज़्यादा पैसा कमा पाए। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, मान लो आपको जिम में भी अगर ट्रेनिंग करनी है जी, तो जिम का जो स्पेशलिस्ट होगा वो आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएगा। डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो डॉक्टरी चीज़ जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। लॉयर के पास जाते हैं तो जो एडवोकेट से संबंधित जो चीज़ें उसके बारे में बताएगा। लेकिन आप डॉक्टर से कानून के बारे में पूछ लेंगे तो कैसे बताएगा जी। या आप एक एडवोकेट से मेडिसिन के बारे में पूछे तो कैसे बताएगा। तो केमिस्ट का काम है सिर्फ दवाई को डिस्पेंस करना, मतलब देना। लेकिन मेडिकल कंसल्टेशन के लिए केमिस्ट के से सलाह लेना मुझे नहीं लगता कि सही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल सही कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 तक ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाँ जी। और नीचे वाला 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 80। अगर ये हार्ट का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, तो अगर प्रेशर बढ़ जाए तो हर ऑर्गन में आपके ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा तो ज़्यादा डैमेज करेगा, इंजरी करेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हाँ जी। लेकिन आपको ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। दीज आर द साइलेंट किलर्स एंड लॉन्ग टर्म किलर्स और नॉट इवन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर आर द साइलेंट किलर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जी। और आपको पता है कि इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। दुनिया में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो ये दोनों चीज़ें साइलेंट किलर हैं। ये आपको इमीडिएटली शायद कोई इफेक्ट ना दिखाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप हमेशा नुकसान में रहेंगे जी। अगर एक व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उसको कोई हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम 70 की एज में आई, तो जिसको हार्ट अटैक या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल शुगर है, हो सकता है उसको 50s में ही आ जाए या 40s में ही आ जाए। अच्छा। तो इतना रिस्क इसमें होता है जी। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है डॉक्टर जी कि आजकल हमने देख लिया है कि जिम जाने का बहुत चलन चल गया है, और जिम जाने के साथ साथ लोग प्रोटीन वगैरह का बहुत इंटेक लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। तो इस तरीके का जो इंटेक होता है वो हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ जिम प्रोडक्ट्स जी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने सिर्फ प्रोटीन का नाम लिया। हाँ जी। प्रोटीन, वे प्रोटीन जी, प्री वर्कआउट्स जी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्री वर्कआउट होता है कि मैं एक अभी अपने हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल वर्कर से बात कर रहा था। बोला कि सर मैं वैसे तो 5 किलो का वजन उठाता हूँ, लेकिन अगर मैं प्री वर्कआउट ले लूँ तो मैं 20 किलो का वजन आधे घंटे तक उठा सकता हूँ। अच्छा। तो वो आप चीज़ें कि एक तरह से नशे की चीज़ ही है ना। तो इनमें क्या चीज़ें होती हैं, आपने केमिकल्स का नाम सुने होंगे कुछ के, वेरी हाई डोज कैफीन आपकी चाय में, कॉफ़ी में होता है, उसमें वेरी हाई डोज में होता है। और एक क्लोनोब्यूट्रोल, योहिम्बिन, ये इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ तो आपने ऐसे भी सुने होंगे जो कि जिम करते हुए, ट्रेडमिल पे या एक्सरसाइज करते हुए उनको कुछ ना कुछ कार्डियक अरेस्ट आया है। तो फिर वही मैं बात कहूँगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको यूज़ करो तो आप यूज़ कीजिए, और जिस डोज में वो बताएं उसमें यूज़ कीजिए। और दूसरी बात, एक और नॉर्मल चीज़ है कि बॉडी तो लोग पहले भी बनाते थे, आज भी बना रहे हैं। तो क्या पहले भी आपके दादाजी ने भी क्या ये सप्लीमेंट्स खाए होंगे? नहीं खाए होंगे ना। या उनकी एज के जो यूथ थे उनके टाइम में वो भी तो बॉडी बनाते थे जी। वो क्या ये अननेचुरल प्रोटीन्स और ये प्री वर्कआउट्स लेते थे? तो ऐसी कुछ चीज़ें यानी नेचुरल भगवान ने भी दी हैं, हाई प्रोटीन डाइट दी है भगवान ने। आपको दालें दी हैं, सोयाबीन दी हैं, या कुछ नॉन वेजिटेरियन में कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हाई प्रोटीन फूड्स में आते हैं। तो वो आप यूज़ कीजिए। आपको हाई प्रोटीन लेना, नेचुरल प्रोटीन लीजिए।
अननेचुरल चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो केमिकल्स हैं, और केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ और केमिकल्स मिलाए जाते हैं जी, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ना। हाँ जी। तो वो भी आपके अंदर जा रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत से केसेस में हमने देखा है कि आज ही बल्कि सुबह मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने ही मेरे से पूछा, उनका कोई कज़न है, एक्सरसाइज करने के बाद उसको दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ जी, ये आपने भी सुना होगा जी, या बॉडी में, हार्ट में उसको पेन लगा। तो ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने एक्सरसाइज के बाद उनको धड़कन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, छाती में दर्द होने लगा या सर में एकदम से भारीपन सा लगने लगा। तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं उन सप्लीमेंट्स के, या उन सप्लीमेंट्स में जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं उनके। अच्छा, और एक चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं, हम हार्ट की तो बात कर ही रहे हैं जी, जो ये प्रिजर्वेटिव जो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है कैंसर्स का। कैंसर्स का, जी, ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स जो कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जी, इनकी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज तो है नहीं, तो काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे भी पाए गए हैं कि जो लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, सिर्फ जहाँ तक हो सके नेचुरल फूड हमें लेना चाहिए, और अगर कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत आपको है भी तो अपने डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर डोज मिले। अच्छा। अगर लेना भी है तो किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से होकर के ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई फूड लिया जाए। तो डॉक्टर जी, अभी आपने बताया कि कंसल्ट करो या आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हो केमिकल्स का, और आजकल तो हम देखते हैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ केमिकल्स है, तो हम डिफरेंस कैसे बताएं कि ये फूड अच्छा है हमारे लिए, कि ये फूड अच्छा नहीं है, कि इस फूड को हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है। अब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करने जा नहीं सकते, तो इसका कोई अगर आप बता सके कि हम किस तरीके से अंतर बताएं। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, कभी भी आपके सामने कोई फूड आता है और आपको सोचना है कि ये ठीक हो सकता है, ठीक है या नहीं है। जी, तो देखिए, मैन इज़ अ एनिमल बेसिकली, हाँ जी, है ना। तो वो समय के साथ ग्रो हुआ है, उसी के साथ साथ फसलें भी ग्रो हुई हैं, जी, है ना, और उन फसल को हम खाते हैं, यही है ना। तो हमेशा ये याद रखें कि जो फूड खेत से बन के डायरेक्ट आपके पास आया है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा, तो वो क्या चीज़ है? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है हाँ ना। जी, और जिसमें जितना ज़्यादा मीडिएशन है, यानी उसमें, यानी जैसे डब्बे वाला फूड हाँ जी, या सप्लीमेंट्स कि कोई कहीं पे बना होगा, फिर वहाँ से प्रोसेस हुआ होगा, फिर उसमें केमिकल मिलाए गए होंगे, फिर उसको बॉक्स में डाला गया होगा, फिर उसको कहीं से कैरी किया कर मार्केट में लाया होगा और आपके पास आया होगा। अच्छा, तो जिस चीज़ में जितना मीडिएशन के स्टेप्स ज़्यादा हैं, यानी जी। उतना वो अनहेल्दी, अननेचुरल है। तो नेचुरल फूड इज हेल्दीएस्ट फूड, जो कि डायरेक्ट किसान के खेत से हाँ। आपकी थाली में आ रहा है। और अननेचुरल या अनहेल्दी फूड जिसमें जितने ज़्यादा मीडिएशन स्टेप्स, रेफ्रिजरेशन, फ्यूमिगेशन, या फिर जो है केमिकल मॉडिफिकेशन, ये जितनी भी चीज़ें मॉडिफिकेशन ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ उतनी ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी इसमें कि ये बहुत चलता है मटर, हमने जो खाते हैं हम मटर, कि हम बाहर जाए तो हर जगह फ्रोज़न पीस का इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में। तो आज ये बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि फ्रोज़न पीस और जो नॉर्मल पीस होती है कि उनमें कोई अंतर नहीं है, कि सेम कैलोरीज और सेम वही चीज़ें रहती है। तो इनमें आप अब ये बताएं, कहीं ना कहीं एक मिथ बस्टर हो जाएगा कि क्या सच में जो फ्रोज़न मटर रहते हैं वो हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए? देखिए, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। जी, जैसे आप मेडिसिन भी लेने जाएंगे, हाँ जी, तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती जी, है ना। तो हर किसी की एक्सपायरी डेट है। आप गर्मियों का सीजन है, आप आज खाना बनाइए, कल तक तो चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। वो हाँ शेल्फ जी, लाइफ है, जी, क्यों 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा चलेगा। जी, अब हर किसी घर में फ्रिज है, हाँ जी, तो फ्रिज क्या करता है? वो शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। जो जी। खाना आप आज का कल नहीं खा सकते थे, वो फ्रिज में रख दें तो आप कल भी तक खा सकते हैं, हाँ जी, लेकिन 10 दिन बाद तो फ्रिज में भी नहीं खा सकते। जी, तो यही चीज़ मटर के लिए, या कोई भी जो प्रिजर्वेटिव या जो भी चीज़ें प्रिजर्व होती हैं, तो हर चीज़ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FSSAI और जो इस तरह की संस्थाएं हैं, उसकी शेल्फ लाइफ प्री डिटरमाइंड होती है। अच्छा, हर पैक पे लिखा होता है टू बी कंज्यूम्ड विद इन 3 हाँ। मंथ्स, 6 मंथ्स। तो कोई भी आप प्रोडक्ट लें, उस पर लिखा होता है कि टू बी कंज्यूम फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जी, तो वो उसकी शेल्फ लाइफ होती है। कोई भी चीज़ का यूज़ करना है तो शेल्फ लाइफ के अंदर करें, शेल्फ लाइफ के बाद नहीं करें। अच्छा। जैसे कि आप मेडिसिन का आफ्टर एक्सपायरी डेट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल इतनी तेज़ आगे बढ़ गई है कि लोग कहीं ना कहीं एक लूप में फंस गए हैं, जिसमें
स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस हमने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल कि हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन हो गया है, कि वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो हमारी हार्ट की हेल्थ पे क्या असर डालते हैं? बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जब मैंने आपको 9-10 रिस्क फैक्टर बताए थे जी। तो उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक रिस्क हाँ फैक्टर जी। बताया था। देखिए, हमने अभी बात की कैफीन की, प्री वर्कआउट की। हाँ जी। तो कैफीन तो आपको थोड़े टाइम के लिए हाई देता है, जी। लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी आपको कंटिन्यूसली हाई स्टेज में रखता है। कंटिन्यूसली आप हाई रहते हैं और यही डैमेज का कारण है। जब हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, कंटिन्यूसली हाई रहते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये हार्मोन जो कि हमेशा मुसीबत के टाइम में या स्ट्रेस के टाइम में बनते हैं, वो हमेशा हाई रहते हैं और वो कंटिन्यूसली डैमेज करते जाते हैं और वो हमेशा हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, कार्डियक अरेस्ट और दसियों और बीमारी जो हार्ट की या और हाँ जी। बॉडी की होती हैं उनका कारण बनते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें पहले से रिस्क फैक्टर हो। और एडिंग ऑन टू दैट, जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो अल्कोहल भी ज़्यादा लेता है, जी। स्मोकिंग भी ज़्यादा करता जी। है ना। तो स्ट्रेस एक फैक्टर नहीं है, ये और फैक्टर्स को भी, रिस्क फैक्टर को जन्म देता है। हाँ जी। मतलब स्ट्रेस वाला आदमी अल्कोहल भी लेगा, स्मोकिंग भी लेगा, हो सकता है गाड़ी भी तेज चलाए, जी। बाइक भी तेज चलाए, तो ये और रिस्क फैक्टर को भी जन्म देता है। तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर बनते हैं स्ट्रेस। एक मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, एंगर इश्यूज़। एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एंगर इश्यूज़ है, किसको तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है। तो ये जो इतना गुस्सा करना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? डेफिनेटली हानिकारक है। वही बात है, जब आप एंग्री रहेंगे जी। तो क्या होगा, आप हाई रहेंगे, हाँ आपके जी। हार्मोन लेवल कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, यानी जब खतरे वाले जो हार्मोन है, जब हाँ जी, खतरे के हाँ टाइम जी। पे जो बढ़ने चाहिए वो हमेशा बढ़ रहेंगे। अब जी। जब आपको कोई खतरे की चीज़ आती है, मान लीजिए आप कहीं बहुत हाइट पे पहुंच गए, आप जी। नीचे देखा, आपको डर लगा, क्यों जी। लगता है? क्योंकि आपके हार्मोन कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। जी। ये आपका फ्लाइट रेस्पॉन्स है, लेकिन वो रेस्पॉन्स आपका हर समय रहेगा, तो हर समय हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई रहेगी, जी। हर समय आपका बीपी हाई रहेगा, जी। तो हमेशा वो रिस्क फैक्टर काम करेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने बात करी जिसमें हमने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 3 टर्म यूज़ करे। तो स्ट्रेस तो हमें पता चल गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी सारी चीज़ों को करने का एक भार रहता है, पर ये एंजाइटी और डिप्रेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि जी। भविष्य में क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, तो इसे हम एंजाइटी कहते हैं। जी। जब अपने आप पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अरे मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया, आज ऐसा हो गया, मैं अच्छा करता तो आज अच्छा हो जाता, यानी कंटिन्यूसली पास्ट के बारे में सोचते जी। रहते हैं, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा। इसीलिए आपने बहुत सारे मैसेजेस में, यूट्यूब में या पोस्टर्स में देखा होगा कि लिव इन प्रेजेंट, जी। है ना। हाँ जी। डोंट लिव इन फ्यूचर, डोंट लिव इन Live in पास्ट, past, live in लिव इन present। प्रेजेंट। हाँ जी। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि पास्ट में जियोगे तो डिप्रेशन होगा, फ्यूचर में जियोगे तो एंजाइटी Anxiety होगी। होगी। तो इसलिए आज में जियो। तो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है और अब ये लाइफस्टाइल बन ही चुकी है। वर्क फ्रॉम होम आ गया है, लोग अपने घर से बैठ के काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कि लोगों का बाहर जाना इतना नहीं हो पाता, एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं पर जिम वगैरह ज़्यादा जा रहे हैं, कि योगा वगैरह से लोग दूर भागते हैं। तो इस तरीके की लाइफस्टाइल में अपनी हार्ट की जो हेल्थ है उसको सही रखने के लिए या अच्छी बनाए रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? देखिए, अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं जी। तो गाइडलाइन सेज कि मॉडरेट लेवल एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट से दे एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, यानी कि 150 मिनट अगर आप एक हफ्ते में ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो दैट मच इज एनफ फॉर अ नॉर्मल लाइफ, जी। है ना। तो विच इज़ वेरी इजी टास्क, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी। जी। लेकिन अगर इसको नॉर्मल ज़िंदगी में उतारने की बात कहूँ तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप एवरी मील के बाद आप नियम बनाइए कि मैं खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करूँगा जी। या करूँगी। जी। एटलीस्ट आप आफ्टरनून में, लंच के बाद और डिनर के बाद ये काम कर सकते हैं, इफ़ नॉट ब्रेकफास्ट, हाँ जी। है ना। अगर मैं ऑफिस जाऊँगा, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पे है, जी। तो मैं 3rd फ्लोर तक लिफ्ट में जाऊँगा, 1 फ्लोर में सीढ़ियों से चढ़ूँगा। हाँ। ऐसा हर कोई कर सकता जी। है। तो छोटे छोटे, या अगर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अपने ऑफिस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो हो सकता है एक चौराहे पहले, एक स्क्वायर पहले आप उतर जाएं और वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में अपने रूटीन के साथ ही, अपने ऑफिस वर्क के साथ ही ले सकते हैं जी। और आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एक्टिव बना सकते हैं। और गाइडलाइन तो आपको कहती हैं कि ब्रिस्क वॉक यानी मॉडरेट लेवल एक्सरसाइजेस 30 मिनट से दे एटलीस्ट 5 डेज ए वीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो डॉक्टर जी, जब हम स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अब हम स्मोकिंग क्विट कर देंगे, पर वो कहीं ना कहीं बहुत समय से स्मोकिंग करते हुए आ रहे होते हैं और अब उन्होंने क्विट करने का फ़ैसला लिया होता है। तो इस तरीके के फ़ैसले के बाद कितना एवरेज टाइम लगता है हार्ट डिजीज़ को रिकवर होने में? देखिए, इसको मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद जी। आप अपने नॉर्मल स्टेट में कब तक आ पाते हैं हाँ जी। ओवरऑल। हाँ जी। देखिए, इसका असर तो आधे घंटे में ही स्टार्ट हो जाता है। आपने लास्ट स्मोकिंग जब की, स्मोकिंग करने से हार्ट रेट, बीपी दोनों बढ़ते हैं। अगर आपको 20-25 मिनट, आधा घंटा हो चुका है तो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, अगर आप दूसरी सिगरेट नहीं पीते जी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ आने लगती हैं। 24 घंटे के अंदर हाँ जी। आपका हार्ट रेट, बीपी और कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस होती है जो कि स्मोकिंग से अंदर बढ़ जाती है जी। ब्लड में, इनके लेवल नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं और आ जाते हैं हाँ जी। 24 घंटे के अंदर। और 3 महीने के अंदर आपका हार्ट का रिस्क 50% कम हो जाता है। अच्छा। हार्ट अटैक का रिस्क। और 5 साल के बाद तो ये मान के चलिए कि आपका नॉन स्मोकर के बराबर हार्ट अटैक का रिस्क हो जाता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। तो आधे घंटे से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो स्मोकिंग छोड़ने का अगर कोई बेस्ट टाइम है तो वो आज है और अभी। जी। तो बढ़ते हैं आगे। मेरा एक सवाल और है आपसे कि कहीं ना कहीं आप एक दिन में कितने पेशेंट्स से मिलते हैं? बहुत से लोग आपके पास अपने हार्ट डिजीज़ को लेकर आते हैं, अपने अपने दिक्कतों के साथ आते हैं। तो कौन सा एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो बहुत ज़्यादा कॉमन या बहुत ज़्यादा आपने अपने पेशेंट्स में देखा हो? देखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि जी मैं तो बिल्कुल पतला दुबला हूँ, है ना, 2 रोटी खाता हूँ सुबह, 2 दोपहर शाम को और 2 अच्छा। शाम को, मेरे को तो कभी हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। आप सेलिब्रिटीज़ में देख लीजिए, पतले दुबले होते हैं, जी। स्मार्ट होते हैं, सुंदर जी। होते हैं, उनको भी हर 6 महीने में कोई ना कोई बिग सेलिब्रिटी की कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती जी। है। जी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है। दूसरा ये होता है कि जी मेरी तो फैमिली में आज तक कोई बीमारी नहीं हुआ। जी। हार्ट डिजीज़ तो छोड़ो, मेरे घर में किसी को बुखार नहीं हुआ और मैं आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गया। हाँ। हाँ जी। तो मेरे को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। आजकल का एनवायरनमेंट, जैसे हमने बताया, कि स्ट्रेस, पॉल्यूशन और जंक फूड, जी। ये 3 फैक्टर तो हर किसी के, चाहे हाँ। फैमिली हिस्ट्री हो ना हो, ब्लड प्रेशर, ये तो डायबिटीज हो ना, आएंगे। ये तो हर किसी को है ही है। हाँ। तो इन 3 रिस्क फैक्टर को तो हर कोई लेके घूम रहा जी। है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि जी मैंने तो लास्ट ईयर ऑफिस में हेल्थ चेकअप कराया था, ईसीजी हो गया था, नॉर्मल था, मेरे को कोई दिक्कत कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। अच्छा। ऐसा नहीं है। ईसीजी और यहाँ तक ईको भी नॉर्मल होने के बाद भी अगर आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस, कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपने सुना है ना, आपने देखा होगा, सडनली कुछ बीमारी नहीं थी, हाँ किसी जी, सेलिब्रिटी को सडनली पहला सिम्टम क्या था? डेथ। हाँ। तो अगर आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस जो कि हम बताते हैं, अगर वो आता है तो आपको ईसीजी को नॉर्मल होते हुए भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी। चौथा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी एक बार ब्लड प्रेशर हुआ था तो मैंने दवाई ले ली थी, फिर दवाई मैंने 1 हफ्ते के बाद छोड़ दी। अच्छा। या मेरे को एक बार शुगर बढ़ा हुआ आया था, 2 दिन दवाई ली, शुगर नॉर्मल आया, छोड़ दी। देखिए, बुखार और ब्लड प्रेशर एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बुखार में क्या है, बुखार आया, दवाई ली, ठीक हुआ, दवाई छोड़ दी, ठीक है, ओके। लेकिन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये इस तरह की बीमारियां हैं, इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक आदमी से दूसरे में नहीं फैल सकती। हाँ। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, है ना। तो इसमें जब एक बार दवाई स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही उसको कम या ज़्यादा करें या बंद करें। जी जी जी। हो सकता है डोज भी बढ़ाएं, घटाएं, हाँ या बंद करें, तो डॉक्टर की सलाह से करें। अगर आप बंद कर देंगे, हो सकता है आपको इमीडिएटली को फर्क ना पड़ेगा, लेकिन फिर सडनली कुछ ना कुछ गलत होने की संभावनाएं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा हम्बल मैसेज सभी से यही है कि सिम्टम्स होने का वेट ना करें, रेड फ्लैग साइंस का ध्यान रखें, अपनी स्क्रीनिंग ड्यू टाइम पे ज़रूर कराएं। अगर ऑफिस चेकअप में होती है तो ऑफिस में कराएं, वरना अपने आप ही, स्पेशली 30 के बाद तो आपको करानी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 साल में। और रिस्क फैक्टर अगर हैं तो थोड़ा जल्दी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें, और फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। ये एक मैं इस चीज़ के साथ इस सवाल को ख़त्म करना चाहूँगा। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक फन सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका उत्तर एक वर्ड या एक लाइन में दे दीजिए, पर हाँ,
उत्तर देने में आपने सिर्फ 5 सेकंड लगाने हैं। ठीक है। चलिए, मेरा पहला सवाल, अर्ली बर्ड या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। जी। क्यों, बताऊं क्यों? बताइए। क्योंकि माई हार्ट बीट इज बेटर इन द मॉर्निंग। जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस बस्टर मोमेंट? अ क्वाइट वॉक विद लाइट म्यूजिक। जी। आपका फेवरेट हेल्थ मंत्र? सोचो दिल से लेकिन करो दिमाग से। जी। संडे मॉर्निंग का परफेक्ट प्लान? नो अलार्म, नो फोन, ओनली फैमिली टाइम। जी। अगर डॉक्टर नहीं होते तो आज आप क्या होते? या तो शायद एक राइटर होता या एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता। जी। एक बुक जिसने आपकी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डाला हो? द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट। जी। तो बस आज का ये इंटरव्यू इतना ही था। ऐसी ही और बातचीत देखने के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।